चलिए आज का टॉपिक है संघ और उसका राज्य क्षेत्र। भाग 1 है और इसमें अनुच्छेद जो हैं 1 से 4 है। ठीक है, तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र और भाग 1 अनुच्छेद 1 से 4। ठीक है, अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है कि इसमें संघ क्या है और उसका राज्य क्षेत्र क्या है, उसका राज्य क्षेत्र क्या है, आपको ये बात समझनी पड़ेगी। अक्सर हम लोग टॉपिक पढ़ लेते हैं लेकिन इस टॉपिक का अर्थ हमें मालूम नहीं होता है। भारत का अगर मैं मैप देखूं, भारत का मैं अगर मैप देखूं तो इस मैप में हमारे पास क्या है, इस मैप में हमारे पास 26 राज्य हैं, है कि नहीं है? 26 है कि 28 है? 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित क्या हैं, प्रदेश है। ये भारत हो गया, है कि नहीं है? और इस पूरे भारत का जो नियंत्रण है वो एक स्थान पर है जिसको हम क्या बोलते हैं, संघ बोलते हैं। ठीक है, कैसे बोलते हैं हम, संघ बोलते हैं। पॉइंट क्लियर है? अब संघ क्या है, पूरा भारत क्या एक संघ है और जहां तक इस पूरे भारत में क्या उसकी बाउंड्री है वो उसका क्या है, राज्य क्षेत्र है। ठीक है, तो मैं बोलूं भारत क्या है तो आप बोलेंगे भारत 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश का क्या है, एक संघ है। पॉइंट क्लियर है? भारत क्या है, 28 राज्य और 8 केंद्र प्रदेश का है, संघ है और उसका राज्य क्षेत्र कहाँ है, जहां जहां तक उसकी क्या है, सीमाएं हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? तो चैप्टर समझ में आया आपको, चैप्टर समझ में आया? ठीक है, अब मान लीजिए कि अमेरिका है, वो अमेरिका भारत से बहुत दूर है। ठीक है, तो अमेरिका में भारत का वाणिज्य क्या है, दूतावास भी है। भारत का क्या है, वाणिज्य दूतावास भी है। क्लियर है? ये सुनो, क्या अमेरिका में जो भारत का वाणिज्य दूतावास है क्या वो उसका राज्य क्षेत्र है? क्योंकि अगर मानो अमेरिका में कोई नियम है क्या वो इस इलाके में लगेगा, उस वाणिज्य दूतावास में लगेगा? नहीं लगेगा। उस वाणिज्य दूतावास में किसका नियम लगेगा, केवल भारत का नियम लगेगा। इसका मतलब ये इलाका भी भारत का क्या है, राज्य क्षेत्र है। तो यहाँ पर राज्य क्षेत्र का मतलब ये नहीं है कि आप केवल भौगोलिक सीमा को क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। यहाँ पर राज्य क्षेत्र का मतलब क्या है, भौगोलिक सीमा के साथ साथ राजनीतिक सीमा भी। पॉइंट क्लियर है? तो जब हम राज्य क्षेत्र की बात करते हैं तो हम उसमें भौगोलिक सीमा के साथ साथ किसको देखते हैं, राजनीतिक सीमा को भी देखते हैं। लेकिन क्या संविधान में राज्य क्षेत्र का मतलब यही होता है? क्या संविधान में राज्य क्षेत्र का मतलब यही होता है, या फिर संविधान में राज्य क्षेत्र का मतलब ये होता है कि जहां तक भारत का कानून लग सके, जहां तक भारत का कानून लग सके। आप समझ रहे हैं? अब भारत का कानून कहां तक लग सकता है, क्योंकि भारत के नागरिक केवल भारत में नहीं रहता है ना, भारत का नागरिक तो विदेश में भी रहता है, तो वो तो भारत का नागरिक है ही। तो क्या उस पर भारत का कानून लग सकता है? तो आपको समझना पड़ेगा कि भारत का राज्य क्षेत्र क्या होता है। पॉइंट क्लियर हो गया? यस और नो? समझ में आ गया आप लोग को कितना, हाँ या ना? तो संघ और उसका राज्य क्षेत्र जो भाग 1 है उसमें अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक दिया गया है। उसमें संघ क्या है आपको समझना है, और संघ आप समझ चुके हैं कि भारत क्या है, 28 राज्यों का। और हाँ, संघ मतलब आप कह रहे परिवार। आपने बोला आपका एक परिवार है, ठीक है, आपने बोला आपका क्या है, परिवार है। तो आप, मैं बोलूँगा कि परिवार में कितने लोग हैं, तो आप बोलोगे सर मैं एक ही इंसान हूँ। तो एक इंसान का परिवार तो नहीं हो सकता, मैं अकेला, मेरे परिवार नहीं है, अब ये तो बोलोगे। लेकिन अगर मैं बोलूँ आपका परिवार है तो आप बोलोगे जी हाँ मेरे परिवार है, मेरे माता पिता है, मेरे भाई बहन है, मैं हूँ, है ना, फलाना फलाना जो भी उसके परिवार में, तो आप बोलेंगे मेरा परिवार है। मैं बोलूँ संघ क्या है, अगर मैं बोलूँ संघ क्या है तो संघ क्या है, वो भी एक तरह का क्या है, परिवार है। आप समझिए बात को, है कि नहीं है? और उसमें भी क्या है, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो समझ में आया? तो संघ एक सिंगल वर्ड नहीं है, संघ एक सिंगल वर्ड नहीं है। मैंने बोला एक का कोई परिवार नहीं होता, संघ एक सिंगल वर्ड नहीं है।
अगर सिंगल वर्ड नहीं है तो फिर क्या है वो 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों क्या है ना, समूह है। समूह नहीं होता है, समूह तो हमारे पास आता ही नहीं है। समूह और संघ में अंतर होता है। क्या आप इतना बात को समझ पाए, यस और नो? ठीक है, चलिए अब अनुच्छेद 1 की बात करते हैं। यहाँ से आपके अनुच्छेद शुरू आते हैं। अनुच्छेद 1 की बात करते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 1 पे आते हैं। पहला, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, ठीक है। भारत अर्थात इंडिया राज्यों को क्या होगा, संघ होगा। अब इसको थोड़ा डीप एनालिसिस करते हैं कि इसका मतलब क्या है। भारत अर्थात इंडिया, ठीक है, यानी यहाँ पर क्या है, देश के केवल 2 नाम हैं। देश के केवल क्या है, केवल 2 संवैधानिक नाम है। केवल 2 संवैधानिक नाम है। ध्यान रखिएगा कि भारत का अर्थ इंडिया नहीं होता है। अगर मैं बोलूं कि इंडिया को हिंदी में भारत कहते हैं तो गलत है। अगर मुझे इंडिया को इंग्लिश में इंडिया लिखना है तो हिंदी में भी मैं इसको क्या लिखूंगा, इंडिया ही लिखूंगा। अगर मुझे भारत को भारत लिखना है तो अंग्रेजी में भारत आएगा और हिंदी में भी क्या आएगा, भारत आएगा। लेकिन हुआ क्या, जब संविधान बन रहा था तो उस समय जो हमारे आंदोलनकारी कह लीजिए या उस समय जो हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनका ये हमेशा से रहा कि हमारे देश का नाम क्या होना चाहिए, भारत होना चाहिए। लेकिन अंग्रेज़ों ने बहुत लंबे समय तक हमारे ऊपर क्या किया था, शासन किया था। और उस शासन को करने के एवज में पूरी दुनिया में भारत को इंडिया के नाम से जाने लगा। अब देखिए, एक नाम तो हो गया, जैसा आपने बोला सर प्रोविडेंस एक कोचिंग सेंटर है, तो मैंने बोला अगर मैं इस प्रोविडेंस कोचिंग सेंटर की जगह शुभम सर, ये शुभम कोचिंग सेंटर कर दूँ, क्या बुरा है। लेकिन प्रोविडेंस एक नाम भी है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में हमारा नाम सबसे ज़्यादा चलता है। तो अगर मैं शुभम सर के नाम से खोल लूँगा नया, तो फिर लोग कन्फ्यूजन में आ जाएंगे कि भाई क्या नाम है ना। तो ऑनलाइन वाले तो वैसे बोल देंगे, उनको प्रोविडेंस याद रहता है हमेशा, तो फिर दिक्कत हो जाएगी मेरे लिए। तो क्या करना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा प्रोविडेंस दैट इज़ भारत दैट इज़ शुभम, या प्रोविडेंस अर्थात शुभम। तो यहाँ पर समझने की कोशिश कीजिए कि भारत उन लोगों की सोच थी जो हिंदुस्तानी थे या जो अपने देश का नाम भारत रखना चाहते थे। इंडिया अंग्रेजों के द्वारा रखा गया नाम था, जो कि पूरे वैश्विक स्तर पर क्या हो गया था, मान्य हो चुका था। इसलिए हमको दोनों नाम रखने पड़े, भारत भी रखना पड़ा और इंडिया भी रखना पड़ा। तो इसलिए पहला सेंटेंस क्या बनता है आपका, आर्टिकल पहले क्या है, भारत जो कि अर्थात इंडिया राज्यों को क्या होगा, संघ होगा। अब दूसरी बात यहाँ समझ लीजिए, यहाँ पर दूसरा यहाँ समझ लीजिए, राज्यों का संघ होगा। अब राज्यों का संघ का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ आप ऐसी कॉपी में लिखना शुरू करेंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करेंगे। ठीक है, पहली बात अनुबंध, यानी जिसको अंग्रेजी में हम क्या बोलते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। इसके अर्थ में पहली बात जो आती है वो आती है अनुबंध, यानी कॉन्ट्रैक्ट। लिखते भी रहेंगे पूरा ऐसे ऐसे। यहां पर अनुबंध का मतलब क्या है कि संघ राज्यों के साथ अनुबंध का परिणाम नहीं है, अनुबंध का परिणाम नहीं है। संघ राज्यों के साथ अनुबंध का परिणाम नहीं है। इसका क्या अर्थ हो गया, इसका क्या अर्थ हो गया, इसका अर्थ ये हो गया कि क्या उत्तराखंड राज्य के साथ संघ ने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, क्या उत्तर प्रदेश के साथ संघ ने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, क्या अन्य राज्यों के साथ संघ ने कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, नहीं। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश जो भारत में हैं, क्या वो किसी कॉन्ट्रैक्ट के साथ जुड़े हुए हैं हमसे, नहीं। लेकिन अगर आप अमेरिका का उदाहरण लेते हैं तो इसमें कॉन्ट्रैक्ट का अर्थ क्या होगा कि जितने अमेरिका 50 राज्यों का क्या है, एक समूह है, ना कि संघ है। अगर मैं कहूं कि यूएसए अर्थात अमेरिका राज्यों का समूह है, उसका आर्टिकल ये होगा। तो संघ और समूह में कुछ ना कुछ अंतर तो होता होगा। तो अगर हम कह रहे हैं कि राज्यों का संघ है तो उसका अर्थ क्या है कि संघ में कोई भी राज्य संघ के साथ किसी अनुबंध के माध्यम से जुड़ा हुआ नहीं होता है, उसमें कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है। और दूसरा ये होता है, दूसरा पॉइंट क्या है
कि किसी भी राज्य को संघ से अलग होने की अनुमति नहीं है। यानी कोई भी राज्य संघ से किसी भी हालत में अलग नहीं हो सकता है। उत्तराखंड भले ही चीन के पास में है और कल के दिन चीन वाले उत्तराखंड वालों को बोले कि आओ हम तुम्हें सारी सुविधाएं देंगे, सब कुछ फैसिलिटी अमीर बना देंगे, तुम्हें सबको घर में 15-15, 20-20 करोड़ रुपए होंगे, आप दुनिया घूम सकते हो, सब कुछ घूम सकते हो। मैं तो बोलूँगा आज ही ले लो उत्तराखंड, आज ही ले लो उत्तराखंड, यहाँ तो बुरे हाल चल रहे हैं हमारे। लेकिन क्या ऐसा हम कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि हमारे संविधान में साफ बोला गया है कि भारत क्या होगा, राज्य को क्या होगा, संघ होगा। और संघ का अर्थ यहाँ पर क्या है? ठीक है, संघ का अर्थ क्या है? अनुबंध और अलग ना होना। तो ना तो कोई राज्य अनुबंध के माध्यम से जुड़ा हुआ है और ना ही कोई राज्य अलग हो सकता है। तो ये था आपका पहला आर्टिकल, याद हो जाएगा? यस और नो? ठीक है, ठीक है। लेकिन अनुच्छेद 1 का पार्ट 2 भी पढ़ लेते हैं। अनुच्छेद 1 का भाग 2 भी पढ़ लेते हैं, क्लॉज 2। ये भी कुछ कहता है। अनुच्छेद 1 तो वही है, लेकिन इसका दूसरा पार्ट भी कहता है। ठीक है, अनुच्छेद 1-2 का संबंध संघ और उसके राज्य क्षेत्र से है। संघ और उसके राज्य क्षेत्र से, ठीक है, जो कि पहली सूची में दिए गए हैं, जो कि पहली सूची में दिए गए हैं। क्या मैंने आपको 12 अनुसूची पढ़ाई? 12 अनुसूची में पहला नाम क्या है? एनएसओ। नेम किसका नाम? किसका नाम? पढ़ो। तो ये जो आपका अनुसूची 1 है वो आपका अनुच्छेद 1 का क्लॉज 2 है। संघ और उसके राज्य क्षेत्र, ठीक है। चलिए तीसरा, अनुच्छेद 1 का भाग 3। भारतीय संघ में निम्नलिखित क्षेत्र होंगे। भारतीय संघ में निम्नलिखित क्षेत्र होंगे। इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं, भारत के संघ में नहीं, भारतीय संघ में निम्नलिखित राज्य क्षेत्र होंगे। राज्य क्षेत्र, इसको शब्द लिखिए, राज्य क्षेत्र होंगे, क्योंकि मैं इसको आपको डिफाइन करूंगा। पहला, भारतीय राज्य। दूसरा, केंद्र शासित प्रदेश। तीसरा, अधिग्रहित क्षेत्र। अधिग्रहित क्षेत्र, ठीक है। या इसको हम कैसे लिख सकते हैं? भारत के राज्य क्षेत्र में, भारत के राज्य क्षेत्र में, ऐसे को हटाओ उसको, इसको लिखो भारत के राज्य क्षेत्र में। अब लिखो इसको, हाँ, भारत के राज्य क्षेत्र में।
ऑक्यूपाइड, ऑक्यूपाइड। देखिए अनुच्छेद 1 का 3 क्या बोल रहा है? देखिए यहाँ पर दो चीज़ है, अगर समझने वाली बात को समझा जाए, यहाँ पर दो चीज़ें, चाहे तो इसमें नोट कर लो, चाहे तो उसका नोट में लिख लो, संघ और राज्य क्षेत्र। क्योंकि आपका भाग का नाम भी यही है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र, है ना। नोट में इसको समझने की कोशिश करो पहले। अच्छा आर्टिकल 1 क्लियर है? आर्टिकल 1 क्लियर है? आर्टिकल 1 में क्या लिखा हुआ है? भारत राज्यों का क्या होगा? पूरा बोलिए। भारत अर्थात इंडिया, राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। ठीक है। 1 का 2 क्या है? है की सूची, उसमें कौन कौन से इलाके, ठीक है। और तीसरा क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र, यानी संघ अलग है और राज्य क्षेत्र अलग है। ये अलग अलग है, ये क्या है? अलग है। अब अलग का मतलब क्या समझते हैं आप? संघ मतलब क्या? संघ का अर्थ क्या है? संघ का अर्थ है सिर्फ राज्य से, सिर्फ राज्य। जैसे मान लो भारत एक संघ है, इसका मतलब क्या हो गया? भारत एक संघ है, इसका मतलब क्या हो गया? भारत राज्यों का संघ है। मतलब आप किसकी बात करें? सिर्फ राज्य की बात करें। लेकिन जब मैं कह रहा हूं राज्य क्षेत्र, तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ क्या है? देखो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ केवल किससे है? राज्य से है। इसका अर्थ किससे है? इसका अर्थ राज्य से भी है, इसका अर्थ केंद्र शासित प्रदेश से भी है, और इसका अर्थ अधिग्रहित क्षेत्र से भी है। राज्य क्षेत्र हो गया, वो भारत का राज्य क्षेत्र है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, समझो, अगर मैं आर्टिकल को बिल्कुल सूक्ष्म रूप में दिखाने की कोशिश करूं आपको, तो पहला आर्टिकल में मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहला आर्टिकल में कोई दिक्कत नहीं है। अगर पहला आर्टिकल बोल रहा है कि भारत अर्थात इंडिया किसका संघ होगा? कहीं पर लिखा है कि भारत अर्थात इंडिया राज्य, केंद्र शासित प्रदेश या अधिग्रहित क्षेत्र का संघ होगा? सिर्फ किसका लिखा हुआ है? राज्यों का संघ होगा। राज्य कितने हैं? तो केंद्र शासित प्रदेश और अधिग्रहित क्षेत्र कहाँ गए? जब संघ का मतलब होता है, जब हम संघ की बात करते हैं तो क्या है? राज्यों का संघ है। वो ये नहीं बोल रहा है कि वो केंद्र शासित प्रदेश भी उसमें आ रहा है और अधिग्रहित क्षेत्र भी उसमें आ रहा है। तो संघ का अर्थ क्या है? संघ का अर्थ क्या है? केवल संघ का अर्थ क्या है? केवल राज्य। संघ केवल राज्य का है ना? है कि नहीं? है ना? कहीं पर लिखा हुआ है कि संघ राज्यों के साथ अनुबंध का परिणाम है? ये कहीं पर लिखा हुआ है कि संघ केंद्र शासित प्रदेश और अधिग्रहित क्षेत्र के साथ अनुबंध का परिणाम है? नहीं लिखा हुआ है। सिर्फ क्या लिखा हुआ है? राज्य के साथ। दूसरा क्या लिखा है? किसी भी राज्य को संघ से अलग होने की अनुमति नहीं है। तो किसी भी केंद्र शासित प्रदेश को या अधिग्रहित क्षेत्र को अलग होने की अनुमति है? ये कहीं नहीं लिखा हुआ है। तो जब हम संघ कहते हैं तो उसका मतलब क्या होता है? संघ का मतलब उसके केवल 28 राज्यों से ही है। और जब हम राज्य क्षेत्र कहते हैं तो राज्य क्षेत्र का अर्थ क्या है? उसमें राज्य भी आ रहा है, केंद्र शासित प्रदेश भी आ रहा है और अधिग्रहित क्षेत्र भी आ रहे हैं। यानी राज्य क्षेत्र जहां तक भारत की संप्रभुता है, जहां तक भारत की संप्रभुता है उसको बोलते हैं उसका राज्य क्षेत्र। जैसे चार भाई हैं, चार भाई के 4 मकान हैं। इतना क्लियर है? 4 भाई हैं, 4 भाई के 4 मकान हैं। क्लियर है? यस और नो? और उन 4 भाई के 4 मकानों में 4 किराएदार भी हैं। पॉइंट क्लियर हो गया? अब 4 भाइयों का तो बाप एक ही होगा ठीक है। अब मैं बोलूं कि बाप जो है वो बड़े भाई के साथ रहता है, तो क्या उस बाप की संप्रभुता केवल बड़े भाई के साथ है कि वो 3 मकान में उसकी संप्रभुता है? तो 4 मकान में उसकी संप्रभुता होगी, ठीक है। लेकिन बड़ा भाई के साथ रह रहा है तो संघ राज्य का केवल समूह है
है ना। तो 4 उसके साथ राज्य हैं, लेकिन 4 राज्य के साथ 16, 4 चक्को कितना हो गया, 4 4 8 4 16, 16 तो उसके क्या हो गए, क्षेत्र भी तो हो गए। तो दादा का जो या उसके पिताजी का जो अधिकार है वो उन 16 किराएदारों के ऊपर भी है। कल के दिन बोलेगा अपने बेटे को, हाँ बेटा निकालो किराया, कितना किराया है, तो कोई बेटा ये नहीं बोल सकता नहीं नहीं पापा नहीं आया, क्योंकि उनका अधिकार वहाँ तक भी है। तो ये वही तरीके से कि संघ भले 28 राज्यों का है, लेकिन राज्य क्षेत्र में राज्य भी आता है, केंद्र शासित प्रदेश भी आते हैं, और ऐसे क्षेत्र भी आते हैं जो कि भारत के द्वारा अधिग्रहित किए गए हों। ठीक है, एग्जाम्पल, अगर मैं कल के दिन नेपाल के ऊपर आक्रमण कर दूं और नेपाल को मिला दूं, तो नेपाल तो भारत का राज्य नहीं है। नेपाल भारत का राज्य है नहीं है, तो क्या नेपाल भारत का हिस्सा नहीं होगा? क्यों होगा? किस आधार पे होगा? अधिग्रहित क्षेत्र के आधार पे होगा, ना कि राज्य के आधार पे होगा। वो अलग बात है कि कल के दिन नेपाल को हम किसी संवैधानिक संशोधन के माध्यम से अपना राज्य बना दें। अधिग्रहित मतलब तुम्हारा घर कहाँ पर है, बताओ कहाँ पर है तुम्हारा घर? बागेश्वर में है? बागेश्वर में कहाँ पर है? कपकोट एरिया में है। मैं चले जाऊँ तुम्हारे घर पे कब्जा करो, इसको बोलते हैं अधिग्रहित। किसी की जमीन को हथिया लेना, वो उसका क्या हो गया? अधिग्रहित क्षेत्र हो गया। समझ में आ गया? ऐसा ना? हाँ, पाक अधिकृत क्षेत्र। तो पाक ने उस पर क्या कर रखा है? पाकिस्तान ने उस पर अधिकृत कर रखा, पीओके इसको इसलिए बोलते हैं, पाकिस्तान ऑक्युपाइड एरिया। ठीक है, कल के दिन इंडिया है वो भारत का क्षेत्र, लेकिन पाकिस्तान ने कर रखा है कब्जा। तो कल के दिन मान लो लाहौर पसंद आ गया मुझे, मैंने लाओ लाहौर को, इधर आप बेटो उनको भगाओ यहाँ से, लाहौर ले आओ अपने पास, वो हमारा क्या हो जाएगा? अधिकृत क्षेत्र होगा। देखो, जो हमारा नहीं है और हम उसको कब्जा कर रहे हैं तो वो अधिकृत हो गया। जो हमारा है वो तो हमारा ही है कि नहीं? उसको अधिकृत थोड़ी कह सकते हैं। आया ना? समझ में आई मेरी बात? तो संघ जब भी आपके दिमाग में आए तो केवल एक ही शब्द है, उसका क्या है? राज्य। भारत राज्यों का संघ है, उसमें केंद्र शासित प्रदेश नहीं आ रहे। ठीक है, लेकिन जब हम राज्य क्षेत्र बोलते हैं तो राज्य क्षेत्र का अर्थ क्या है? ठीक है, अनुच्छेद 2 पे आ जाओ। अनुच्छेद 1 कंप्लीट हो गया। अनुच्छेद 1 कंप्लीट हो गया। तो अगर आपको अनुच्छेद 1 याद रखना है तो इसमें क्या याद रखना पड़ेगा आपको? कैसे याद रखोगे बिना पढ़े? अनुच्छेद 1 को याद रखने के 3 पॉइंट है। क्या पॉइंट है? जो उसका नेम है, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। तो पहले तो सिंपल सी बात है, संघ के बारे में बात कर रखी है कि भारत दैट इज इंडिया, राज्य हो गया होगा, संघ होगा, तो संघ का पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरे में क्या कर रखी है? उसकी लिस्ट दे रखी है कि संघ में कौन कौन शामिल है, जो कि अनुसूची 1 में भी दिया गया है। और तीसरे में क्या है? तीसरे में उसका राज्य क्षेत्र बताया गया है कि संघ के राज्य क्षेत्र में क्या क्या आता है, तो राज्य भी आते हैं। तो दोबारा अनुच्छेद 1 पे जाओ, पहले दोबारा देखो, मेरी बातों को सुनो, मेरी बातों को सुनो और आर्टिकल को समझो। आर्टिकल 1 में क्या दे रखा है? केवल संघ की परिभाषा कि संघ क्या होगा? बात खत्म। और संघ का अर्थ क्या होता है? कि अनुबंध का ना जुड़ा होना या अलग होना बिल्कुल पॉसिबल नहीं है, संघ खत्म। दूसरे में क्या है? सूची दे रखी है, जो कि अनुसूची 1 में भी दिया गया है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की सूची दे रखी है इसमें। तीसरा क्या है? राज्य क्षेत्र बताया है। और राज्य क्षेत्र कौन कौन सा हो सकता है? राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश और अधिग्रहित क्षेत्र। पॉइंट क्लियर हो गया? तो ये है आपका आर्टिकल 1 से लेकर 3, जो कि भाग 1 की डेफिनेशन ही है। भाग 1 संघ और उसका राज्य क्षेत्र का वो पूरा आर्टिकल 1 से लेकर 3 में बताया गया। ठीक है, अब संसद की पावर देखिए। संसद विधि द्वारा भारतीय संघ में नए राज्यों का प्रवेश करवा सकती है। नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना कर सकती है। शांत बैठेंगे।
पहली बात मुझे बताओ, उत्तराखंड क्या शुरुआत से था जब भारत आज़ाद हुआ? तो उत्तराखंड कब बना? सन 2000 में। किसने बनाया उत्तराखंड? किसको अधिकार है उत्तराखंड बनाने का? संसद को। साफ लिख रहा है कि संसद, विधि मतलब कानून, द्वारा भारतीय संघ में, भारतीय संघ का मतलब राज्यों का संघ, भारतीय संघ में नए राज्य का प्रवेश उसका होता है जो भारत का हिस्सा नहीं होता है। प्रवेश हमेशा किसका होगा? आइए आप मेरे घर में प्रवेश कीजिए। मतलब अगर भारत मेरा एक घर है और मैं ये बोल रहा हूँ कि आइए आप मेरे घर में प्रवेश कीजिए, इसका क्या अर्थ होता है? क्या बाहर से आप आ सकते हैं, आप प्रवेश कर सकते हैं। पहली बात तो ये होगी। दूसरा क्या बोल रहा है कि उनकी स्थापना कर सकती है, नए राज्यों का या तो प्रवेश कर सकती है या फिर उनकी स्थापना कर सकती है। स्थापना कब हो सकता है? जब घर में कोई है तो उसको नए राज्य के रूप में स्थापित किया जा सके, या कोई बाहर से आए तो उसको क्या कर सके? नए राज्य के रूप में स्थापित किया जा सके। समझ में क्या? अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आपके घर में कोई आया, आपने उसको क्या दिया? राज्य का दर्जा दे दिया। यह आपका आर्टिकल 2 है। तो संसद अगर चाहे तो विधि द्वारा क्या कर सकता है? कोई कानून बनाकर क्या कर सकता है? किसी नए राज्य का प्रवेश संघ में करवा सकता है या उसकी स्थापना कर सकता है। अब इसका उदाहरण क्या है? अगर मैं इसका उदाहरण दूं आपको, तो इसका उदाहरण हमारे मिलता है इतिहास में। और उदाहरण क्या है आपका? उदाहरण है सिक्किम। उदाहरण क्या है? सिक्किम। अब आप बोलेंगे सिक्किम उदाहरण कैसे हो सकता है? ठीक है, सिक्किम उदाहरण कैसे हो सकता है? सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था। आपको पता है ना सिक्किम कहाँ पर है भारत के मैप में? कहाँ पर है सिक्किम मैप में? कहाँ गया मैप? बनाया तो था मैंने, नहीं बनाया था? ओहो, ऊपर बनाया होगा। अच्छा, फर्स्ट वाले पेज में है। ओके, ठीक है। हाँ, ये देख रहे हो आप, फोड़ा हो रखा है यहाँ पर, जैसे मेरे में हो रखा है। ये सिक्किम भारत का हिस्सा नहीं था, बाद में ही जुड़ा। क्या आप सिक्किम भारत का राज्य है? क्यों? ये तो था ही नहीं। राज्य कैसे बन गया भाई? क्योंकि राज्य क्षेत्र में क्या आता है? राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अधिग्रहित क्षेत्र। इसका मतलब सिक्किम का हम लोगों ने क्या किया होगा? अधिग्रहण किया होगा, और बाद में उसको हमने क्या कर दिया? राज्य का दर्जा दे दिया। तो कैसे दर्जा दिया? हमने सिक्किम को दर्जा हमने इस प्रकार से दिया। दो आर्टिकल इसमें फेमस हैं। एक तो है 35वां संविधान संशोधन 1975, 35वां संविधान संशोधन 1974, और दूसरा है 36वां संविधान संशोधन 1975। क्या मतलब हुआ इसका? इन दोनों का क्या मतलब हुआ कि 35वें संविधान संशोधन के माध्यम से सिक्किम को क्या किया गया? सिक्किम को सहायक राज्य, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं एसोसिएट, सहायक राज्य का दर्जा दिया। यानी इसको पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं दिया, बल्कि सहायक राज्य का क्या दिया? दर्जा दिया। और दूसरा क्या है? 36वां संविधान संशोधन, इसमें क्या है? सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। तो ये आपके एग्जाम में दोनों ही आएंगे, 35वां और 36वां, इसलिए इसको आपको याद करना पड़ेगा। तो क्या सिक्किम का भारत में प्रवेश हुआ? किसने करवाया? संसद ने। क्या सिक्किम को राज्य का दर्जा मिला? स्थापना हुई सिक्किम के राज्य के रूप में। किससे हुई? विधि द्वारा हुई। संविधान संशोधन क्या है? एक विधि तो होगी, तो विधि द्वारा क्या कर दिया गया? उसको राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है। गोवा गए हो आप कभी? क्या गोवा सुना है आप लोगों ने? भारत को आज़ादी कब मिली? 1947 में। और गोवा को कब मिली? 1961 में। अब आप बोलोगे गोवा तो भारत में ही है, उसको आज़ादी देर से क्यों मिली? क्योंकि गोवा के ऊपर किसका अधिकार था? पुर्तगालियों का। और जब भारत की सेना 1961 में वहाँ गई तो बोला निकलो यहाँ से,
1961 में गोवा पर भारत ने अधिकार कर लिया, तो गोवा कैसे क्षेत्र हो गया? अधिग्रहित क्षेत्र हो गया, और बाद में उसको राज्य का दर्जा दिया गया, यानी उसके लिए भी कोई ना कोई संशोधन जरूर होगा। पुडुचेरी सुना है आप लोगों ने? पुडुचेरी फ्रांस की कॉलोनी थी। इसलिए जब आप गोवा जाते हो घूमने तो आपको सब वो विदेश जैसा लगता है। क्यों लगता है? क्योंकि वहाँ का जो आर्किटेक्चर है, वहाँ की बिल्डिंगें आपकी सारी कैसी हैं? यूरोपियन शैली में बनी हुई है, तो इसलिए आपको लगता है। और गोवा से सुंदर मुझे लगता है पुडुचेरी ज़्यादा है। गोवा हालांकि मौज मस्ती के लिए बहुत बेस्ट है, बीचेस के लिए बहुत बेस्ट है, लेकिन अगर आपको फ्रांस का आर्किटेक्चर देखना है तो आप पुडुचेरी जाइए, ठीक है। तो अपने जीवन में आप विदेश नहीं घूम सकते हो तो गोवा और पुडुचेरी घूम के आ जाओ, वो विदेश के बराबर ही है। और फिर भी अगर आपको लगता है कि हाँ भाई विदेश जाना ही है, तो बगल में भूटान है, नेपाल है, वहीं चले जाओ। कम से कम आपके ऊपर तमगा लग जाएगा विदेश जाने का कि हाँ भाई विदेश घूम के आए हूँ मैं। आपको भूटान लग रहा होगा बहुत ही बेकार कंट्री है, भाई साहब भूटान जाइए। विराट कोहली और अनुष्का शर्मा भी भूटान ही आते हैं घूमने के लिए। किसने बोला भूटान चाइना में आता है? भूटान एक स्वतंत्र कंट्री है भाई साहब, और भारत का रुपया वहाँ चलता है। अगर आप वहाँ जाओगे और बोलोगे भाई कि मुझे चाउमीन खानी है, मेरे पे 20 रुपये हैं, और आप भारत का 20 रुपये दोगे आप, तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। क्या बात कर रहे हो? भूटान में पूरा पैसा चलता है इंडिया का। नेपाल चले जाओ, कितना रुपये हो आपका? बोले 100 रुपये, पकड़ो 100 रुपये। वो तो खुश होकर आपको सारा को बनाएंगे, क्योंकि उनकी करेंसी की वैल्यू हमसे कम है भाई, वो खुश हो जाएंगे। या आप जो भी अगर भूटान चलेंगे तो भूटानी पैसे का आप लगा देना हिसाब कितना हो रहा है कि भाई इस हिसाब से इतना हो रहा है, तो ये रुपया मैं आपको उस हिसाब से दे रहा हूँ। बात खत्म। श्रीलंका, कुवैत जो देश इस्लामिक देश है, वहाँ भी इंडिया करेंसी चलती है। आप जाइए, आपको कुवैत में कुछ पसंद आ जाए और आपके पास वहाँ का क्या चलता है, कुवैत में कुवैती दिनार चलता है शायद, और दिनार आपके पास ना हो और क्या हो, SBI का ATM हो, तो आप चला दो वहाँ पर ATM साहब, वो रुपया निकाल लेगा पूरा। तो बहुत कंट्रीज ऐसी हैं, 35 कंट्री ऐसी दुनिया में जो भारत का रुपया चलाती है। तो वहाँ जाइए आराम से घूम के, लगेगा ही नहीं आपको आप इंडिया के बाहर घूम रहे हैं, आपको लगेगा हम घर में घूम रहे हैं। तो ऐसा भी है, ठीक है। तो क्या मैं समझूं कि आपको आर्टिकल 2 क्लियर हो गया? आर्टिकल 1 में सिर्फ संघ और उसका राज्य क्षेत्र की डेफिनेशन है। आर्टिकल 2 में क्या है? संसद की पावर समझ में आती है कि संसद चाहे तो विधि द्वारा किसी भी नए राज्य का निर्माण कर सकती है। उदाहरण क्या हो जाएगा आपके लिए? ठीक है, ठीक है। तीसरा, अनुच्छेद 3, संसद के पास अधिकार है। क्या अधिकार है? पहला, कि वह किसी राज्य से दूसरा राज्य बना सकती है। ऐसा लिखेंगे हम, सीमा इसमें आ जाएगा। या हाँ, वह किसी राज्य से उसका राज्य क्षेत्र अलग कर सकती है। क्या समझा? जैसे यूपी से उत्तराखंड बना है, हाँ, जैसे यूपी से उत्तराखंड बना, बिहार से झारखंड बना, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना, आंध्र प्रदेश तेलंगाना बना, तो किसने किया? ये संसद ने। तो यहाँ पे देखो, अनुच्छेद 2 में भी संसद की पावर बता रखी है और अनुच्छेद 3 में भी संसद की पावर बना रखी है। पहली पावर तो है कि नए राज्य का प्रवेश कर सकती है, तो 2 हो गया। इसमें क्या करती है? जो राज्य बन गया है उसमें क्या कर सकती है कि उसके राज्य से जो अलग कर सकती है या नए राज्य को बना सकती है, या वह किसी 2 राज्यों के राज्य क्षेत्र को मिला सकती है। क्या मतलब? कल के दिन मान लो उत्तर प्रदेश को दोबारा एक करना हो,
तो क्या कर सकती हो, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश को दोबारा मिलाकर एक नया फिर से उत्तर प्रदेश बना सकती है। तो अलग भी कर सकती है और वो मिला भी सकती है। ठीक है? मिलाने का कोई एग्जाम्पल नहीं है, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है कि मिलाया गया हो, अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। जम्मू कश्मीर था ना पहले, तो उसमें क्या कर दिया गया, जम्मू कश्मीर अलग कर दिया गया और लद्दाख अलग कर दिया गया। अब लद्दाख एक अलग है, हाँ लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर में आ रहा था, हाँ पूरा एक ही था। अब लद्दाख अलग हो गया, जम्मू कश्मीर अलग हो गया। ठीक है, क्लियर है? हाँ जैसे पंजाब में पहले हरियाणा भी था, तो पंजाब अलग किया गया, फिर हरियाणा अलग किया गया, तो वो भी हुआ। जैसे बम्बई के दो टुकड़े करे, एक बना गुजरात और एक बना महाराष्ट्र। पहले गुजरात और महाराष्ट्र एक ही था, उसको बम्बई बोलते थे। बम्बई आपको लगता है जगह का नाम है, लेकिन बम्बई पहले एक क्या था, राज्य का नाम था। तो उससे महाराष्ट्र निकला और उससे क्या निकला, गुजरात निकला, तो उससे 2 राज्य बने। ठीक है, ऐसे ही है। जैसे असम तो सबसे बड़ा वो एग्जाम्पल है। असम से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, मणिपुर, ये सारे कहाँ से निकले, असम से निकले। तो मतलब किसने किया ये, संसद। तो संसद चाहे तो अलग भी कर सकती है और कल दिन चाहे तो वो मिला भी सकती है, दोनों ही है। लेकिन 90% जो लोग डिमांड करते हैं वो मिलाने की नहीं करते हैं, 90% डिमांड किसकी करते हैं, अलग होने की करते हैं, क्योंकि तब विकास हो पाता है, डेवलपमेंट हो पाता है। अब ये बात सच है कि उत्तराखंड का उतना डेवलपमेंट तो नहीं हो पाया, क्योंकि उत्तराखंड में अगर आप देहरादून नहीं समझते कि देहरादून उत्तराखंड है, तो हाँ देहरादून का डेवलपमेंट हुआ है। लेकिन अगर आप ये समझते हैं कि उत्तराखंड में केवल देहरादून के अलावा पहाड़ भी है, क्योंकि उत्तराखंड में अगर आप लोगों ने पढ़ा को ज्योग्राफी में, तो 86% क्या है, पहाड़। तो 86% पहाड़ है, तो स्वाभाविक है कि भाई वहाँ का डेवलपमेंट तो अभी भी देखने को ज़रा नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए। और क्या पता मैं जेल चले जाऊँ, 19 साल के लड़के ने मुख्यमंत्री को मेम्स बनाया, वो जेल चला गया, और मैंने ये बोल दिया कि डेवलपमेंट नहीं हुआ, तो मुझे भी जेल डाल सकते हैं कि हाथों ने कैसे बोल दिया डेवलपमेंट नहीं हुआ है। तो तानाशाही भी है, तानाशाही भी यहाँ पर होती है। क्यों भाई, एक बता, 19 साल का बच्चा है यार, ये भी तो सोचना चाहिए कि वो बच्चा कितने साल का है, 19 साल का है। आपने 19 साल के बच्चे को सर जेल डाल दिया कि उसने मुख्यमंत्री को मेम्स बनाया, क्या फ़र्क पड़ता है यार। कपिल शर्मा तो रोज़ सुबह शाम क्या करता है, बखिया उधेड़ते थे लोगों की, तो वो जेल तो नहीं जाता। क्या दिख रहा है इससे आपका कि आप 19 साल के बच्चे को जेल डाल रहे हो। कल के दिन वो किसी प्रधानमंत्री का मेम बना दे, क्या कर जेल डाल दोगे उसको, गलत है ना वो चीज़, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपको स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया, आप कुछ भी कह सकते हो। आप उससे गाली तो दी नहीं होगी, मैंने उसका मीम्स देखा नहीं है, अगर गलत है तो जेल जाना चाहिए, लेकिन गलत नहीं है, गाली नहीं दी तो आप उसको मत डालिए। दूसरी बात, 19 साल का बच्चा है यार, वो 19 साल के बच्चे में क्या आप देखते हो कि वो मैच्योर होगा, उसने बना भी दिया तो क्या कर सकते हैं। बड़ों का काम क्या होता है, छोटों को माफ़ कर देना, समझा देते हैं उसको, बेटा ऐसा मत करना। उसके बाद जेल डाल दिया उसको। अब बताओ, एक 19 साल का बच्चा जेल जाएगा तो उसके शरीर पे, उसके दिमाग पे, उसकी मानसिकता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। बहुत बड़ी बात होती है जेल डालना किसी को। ठीक है, लेकिन क्या करें, दुर्भाग्य है हमारे देश का। ठीक है, तो वह किसी राज्य से अलग, उससे अलग राज्य से अलग कर सकती है। तीसरा, संसद किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है, परिवर्तन कर सकती है। संसद किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है। ठीक है, इसके लिए आपको होमवर्क दे रहा हूं, उदाहरण दे रहा हूं आपको। ये होमवर्क है आपका, भारत का 100वां संविधान संशोधन, भारत का 100वां संविधान संशोधन आपके लिए होमवर्क है। आर्टिकल 3 को समझने के लिए आपको होमवर्क करके लाना है कि भारत का जो 100वां संविधान संशोधन है वो क्यों इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आपको बता देता हूँ, लिख के आपको लाना है, मैं आपको बता देता हूँ कि भारत का 100वां संविधान संशोधन इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस संविधान संशोधन के माध्यम से क्या हुआ है, इस संविधान संशोधन के माध्यम से बांग्लादेश के कुछ गाँवों को बंगाल की सीमा में क्या कर दिया गया, ला दिया गया है, और बंगाल के कुछ गाँव को बांग्लादेश को दे दिया गया है। तो भाई आपने क्या करा है, बंगाल के सीमा में क्या कर दिया है, परिवर्तन कर दिया है। जो सीमा उसकी पहले थी अब वो नहीं है, कुछ गांव उसमें जोड़ दिए गए और कुछ गांव वहाँ से क्या कर दिए गए, अलग कर दिए गए। तो आपका ये होमवर्क है, मैं इसको कॉपी में आपको कल देखूंगा कि भारत का 100वां संविधान संशोधन किस प्रकार से आप लोगों को करते हैं। इतना क्लियर है।
यस और नो, क्या आपको ये समझ में आया, हाँ या ना, गारंटी के साथ? कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी? हाँ जी। तो इसीलिए क्लास में इसको बहुत ध्यान से रखिएगा, बहुत ध्यान से कीजिएगा, ठीक है, क्लियर है? तो क्या कर रहा है, संसद के पास अधिकार कैसे दे रखे हैं कि वो किसी राज्य से उसका क्षेत्र क्या कर सकती है, अलग कर सकती है, दो राज्यों को मिलाकर एक कर सकती है, और वो किसी की राज्य की सीमा में परिवर्तन कर सकती है। या चौथी पॉइंट क्या है कि वह किसी राज्य का नाम परिवर्तित कर सकती है, वह किसी राज्य का नाम परिवर्तित कर सकती है, वह किसी राज्य का नाम परिवर्तित कर सकती है। तो आपके राज्य का नाम क्या था, उत्तराखंड? नहीं, उत्तरांचल था। उत्तरांचल से क्या करा, उत्तराखंड, ठीक है ना? एक प्रश्न लिखिए जरा इसमें, एक प्रश्न लिखिए कि भारत के उस पहले राज्य का नाम बताए, या पहले लिख लो इसको आप, वह किसी राज्य का नाम परिवर्तन कर सकती है। एक प्रश्न लिखिए इसमें कि भारत के ऐसे पहले राज्य का नाम बताएं जिसका नाम परिवर्तन किया गया हो, जिसका नाम परिवर्तन किया गया हो। तो उत्तराखंड तो स्वाभाविक पहला राज्य नहीं है, उत्तराखंड से पहले भी क्या हुए, राज्यों के नाम क्या हुए, चेंज हुए हैं। तो आपको बताना है कि भारत का कौन सा पहला राज्य है जिसका नाम परिवर्तित किया गया था, ठीक है? भारत का वह कौन सा राज्य है जिसका नाम परिवर्तित किया गया था, है कि नहीं है? और उसका आंसर है क्या, यूपी। आंसर यूपी है। यूपी का मतलब क्या होता है, यूपी का मतलब होता है यूनाइटेड प्रोविंस। हिंदी में भी क्या करेंगे आप, हाँ, हिंदी में कहेंगे आप संयुक्त प्रोविंस, मतलब प्रांत। अब इसका मतलब क्या है, 1950 में परिवर्तन हो गया था, 1950 में परिवर्तन, 1950 में क्या हो गया था, परिवर्तन। अब इसका नाम क्या है, उत्तर प्रदेश। तो हिंदी को भी उत्तर को क्या बोलते हैं, उत्तरी बोलते हैं, और प्रदेश को भी बोलते हैं, प्रदेशी बोलते हैं, तो बाहर उत्तर प्रदेश। तो ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ये एग्जाम्पल है कि नाम भी चेंज होता है, और उत्तराखंड का भी आप एग्जाम्पल ले सकते हो। कब उत्तराखंड का नाम चेंज हुआ था, कि 2008 में? पक्की बात, 100%? ओके, 2007 में नाम चेंज हुआ था, लेकिन सबसे पहला कब हुआ था, 1950 में। पॉइंट क्लियर हो गया? तो क्या मैं समझूं आपको कि आपका आर्टिकल नंबर 3 ये आपको समझ में आ गया हो, ठीक है? लेकिन अनुच्छेद 3 की एक प्रक्रिया भी होती है, ठीक है? अनुच्छेद 3 की एक प्रक्रिया भी होती है। तो अब हम क्या करेंगे, अनुच्छेद 3 की प्रक्रिया। ये तो हम समझ गए हैं कि नाम चेंज करना हो, क्षेत्र को चेंज करना हो, कम या बड़ा करना हो, या फिर उसका सीमा में परिवर्तन करना हो, तो संसद को अधिकार दिया गया। लेकिन ऐसा कुछ प्रक्रिया भी तो होती होगी ठीक है, देखिए, बिना राष्ट्रपति की सहमति के कोई भी विधेयक जिसका संबंध किससे, जिसका संबंध अनुच्छेद 3 से है, संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, संसद में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। ये हम कहते हैं कि संसद को यह अधिकार है कि वो किसी भी राज्य का क्षेत्र परिवर्तन कर सकती है, कम घटा सकती है, 2 को 1 कर सकती है, सीमा चेंज कर सकती है, नाम चेंज कर सकती है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बिना राष्ट्रपति की सहमति के इस प्रकार का विधेयक आप क्या कर सकते हैं, पेश नहीं कर सकते। इसका मतलब राष्ट्रपति की पहले क्या लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी, और जब राष्ट्रपति हाँ बोलेगा तब जाके आप ऐसा कोई बिल लोकसभा और राज्यसभा में क्या करोगे, पेश करोगे, ठीक है?
ठीक है। अब दूसरी बात, ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से उस राज्य के विधानमंडल में भेजा जाता है, जो राज्य अनुच्छेद 3 से प्रभावित हो। अब विधेयक आपने संसद में लाना है, लेकिन उस विधेयक को कहाँ भेजा जाएगा? उस राज्य की विधानमंडल में, यानी वो विधानसभा विधान परिषद में जाएगा, है कि नहीं है? नहीं समझा? उदाहरण ले लो उत्तराखंड बनने का। जब उत्तराखंड बना होगा तो उत्तराखंड बनाने के लिए एक कानून आया था, उत्तराखंड राज्य पुनर्गठन अधिनियम। उत्तराखंड राज्य पुनर्गठन अधिनियम आया था वर्ष 2000 में। तो उत्तराखंड राज्य पुनर्गठन अधिनियम जब आया होगा तो उस समय के जो राष्ट्रपति रहे होंगे उनकी अनुमति ली गई होगी, और जब उनकी अनुमति ली गई होगी तभी उसको संसद में पेश किया गया होगा। उत्तराखंड की विधानसभा थी नहीं ना बेटा, यूपी की विधानसभा में उसको भेजा गया कि भाई हम क्या कर रहे हैं, आपकी राज्य के क्षेत्र में क्या कर रहे हैं, परिवर्तन कर रहे हैं और वहाँ से एक अलग राज्य बना रहे हैं। अब सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश ऐसा क्यों करेगा कि वो उस विधेयक को क्या कर दे, अपनी विधानसभा से या अपने विधान परिषद से पारित कर दे। उसका तो टूट रहा है ना वो, तो कोई भी चाहेगा कि मेरा भाग टूटे। तो क्या राज्य ऐसे विधेयक को मना कर सकता है कि हम नहीं कर रहे पास, हम पास कर ही नहीं रहे? अब ध्यान से सुनो, नए राज्य का निर्माण करना, किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन करना, किसी राज्य का नाम परिवर्तन करना, क्या राज्य की विधानसभा के पास उसका अधिकार है? किसके पास अधिकार है? संसद के पास। जब संसद के पास अधिकार है तो इनका हाँ बोलना, ना बोलना, रोना, झटपटाना कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये सिर्फ फॉर्मेलिटी है, ये सिर्फ क्या है? फॉर्मेलिटी है। यानी राज्य के पास कोई भी अधिकार नहीं है, वो कुछ विरोध नहीं कर सकता है, वो कुछ विरोध नहीं कर सकता है। क्लियर है? क्या कर सकता है कि ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की, देखो उत्तराखंड का विधेयक पहुंचा उत्तर प्रदेश में, तो ऐसा विधेयक राष्ट्रपति की अनुमति से उस राज्य में, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में भेजा जाता है जो राज्य अनुच्छेद 3 से प्रभावित है। तो भेज दिया हमने वहां पर, क्या होगा? उस राज्य को तय सीमा के अंदर, तय सीमा के भीतर विधेयक वापस भेजना होगा। तय सीमा के भीतर क्या होगा? हाँ, ठीक है, विधेयक को राष्ट्रपति को वापस भेजना होगा, राष्ट्रपति को वापस भेजना होगा। उस राज्य की राय राष्ट्रपति या संसद पर बाध्यकारी नहीं होती है, या संसद पर बाध्यकारी नहीं होती। तो यानी अगर उत्तर प्रदेश की विधानसभा से ये चली गई, राय पहुंच गई कि उत्तराखंड का निर्माण ना किया जाए, और राष्ट्रपति को भेज दिया और राय दे दी उन्होंने कि साहब आप उत्तराखंड का निर्माण मत कीजिए, तो राष्ट्रपति बोले चल चल निकल, तूने राय दे दी, हम नहीं मान रहे। ठीक है, संसद को बोल दिया हम नहीं मानते, राज्य का निर्माण होकर रहेगा तो होकर ही रहेगा। पॉइंट क्लियर है? तो क्या होगा तब, बताइए क्या होगा तब? राज्य का निर्माण होकर रहेगा। ये तो क्लियर है? यस और नो? ठीक है, चलिए और लास्ट पॉइंट आज का, अनुच्छेद 4। अनुच्छेद 4, अनुच्छेद 2 और
3 में किए गए परिवर्तन अनुच्छेद 368, बताइए 368 क्या है? अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माने जाएंगे। ठीक है, के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। नहीं माना जाएगा। क्यों नहीं माना जाएगा भाई? इसलिए नहीं माना जाएगा क्योंकि अगर हम 368 में फंस गए तो उसमें बहुत जटिल प्रक्रियाएं भी हैं। तो मान लो कि उत्तराखंड का नाम चेंज होना था उत्तरांचल से उत्तराखंड, और 368 के अंदर संविधान संशोधन होता तो भाई साहब 100 साल लग जाते उसको चेंज होने में, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्या हैं, प्रावधान हैं। उनकी पूर्णता करते करते तो आदमी की लंका लग जाएगी। तो इसीलिए ऐसा पॉसिबल नहीं है। नहीं, 368 के अंतर्गत नहीं होता है। सिंपल सा लाइए, पास कीजिए, चेंज हो गया। इसमें ऐसा नहीं कि आइए 368 के अंदर बहस कीजिए कि हाँ जी क्या होना चाहिए, कुछ नहीं, सीधा निपट जाएगा, मामला खत्म। साधारण ही समझ लो आप, साधारण तरीके समझ लो। ठीक है, साधारण तरीके से आप लाए ना, हाँ जी नाम चेंज करना है, बोलिए हाँ जी, हाँ बोल दिया, भले ना की आवाज़ तेज चल रही है, लेकिन बहुमत किसका, सरकार का तो हो गया। जिसकी सरकार होगी वो ये काम करवा करेगी। तो ये थे आपके अनुच्छेद 1, 2, 3 और 4। ठीक है, तो इसका अगला भाग जो होगा वो कल हम पढ़ेंगे। आज के इतना काफ़ी है। ठीक, चलिए ठीक है।